गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेट लो आप आज डिस्कस करेंगे। सॉरी, इससे पहले हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं डिटेल में कि कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहा था। हमने ग्राफ फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था उसको। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस क्या करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लो, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है आपका। तो प्लीज ध्यान से समझना बच्चों। देखो, दो साइंटिस्ट आए थे आपके, दैट इज विलियम गॉल्डबर्ग एंड वेक। इन दो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में जो किसी भी रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म पे कैसे डिपेंड करता है, उसी को एक्सप्रेस आउट करने के लिए कौन आए थे, हमारे दो साइंटिस्ट, दैट इज गॉल्डबर्ग एंड वेक। इन दोनों ने मिलकर अपना एक लॉ दिया था, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो उन्होंने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो बच्चों, ये क्या कहता है ये वाला लॉ हमें, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। कंसीडर करना बच्चों, आपके पास एक रिएक्टेंट है ए जिसकी कंसंट्रेशन है स्मॉल ए, एक रिएक्टेंट है बी जिसकी कंसंट्रेशन है स्मॉल बी, और उससे हमारा क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो गॉल्डबर्ग एंड वेक ने ये बोला था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, दैट इज ए एंड बी, ये आपके हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्या है हमारे ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो गॉल्डबर्ग एंड वेक ने ये बात बोली थी स्टूडेंट्स कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी। क्लियर? तो इसने बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी। और ये जो ए एंड बी आपको रिप्रेजेंट करे गए हैं, ये आपको मैंने अभी बताया क्या है, हमारे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और हमें सभी हम पहले से क्लियर कट कर चुके हैं कि रेट जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां पे भी आज हम उसको हटा के इक्वल का साइन देते हैं और एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो रेट जो होगा ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट यूज किया है ए। ठीक है, तो के अगर आपसे पूछ लिया जाए के क्या है, तो आपको बोल देना है रेट कांस्टेंट। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि यहाँ पे रेट के साथ जो के टर्म है ये क्या है, तो आपको यही बोलना है के इज द रेट कांस्टेंट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कट करूंगी। तो अब अभी तक आपको समझ में आ गया कि गॉल्डबर्ग एंड वेक ने क्या कहा था। गॉल्डबर्ग एंड वेक ने लॉ ऑफ मास एक्शन का दिया था और उन्होंने स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स का कंसेप्ट दिया था। फिर ये देखा गया कि जरूरी नहीं है कि रेट हमेशा स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे ही डिपेंड करे, वो कंसंट्रेशन टर्म्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ऑलवेज ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि अगर आपको मैं बोल दूं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे, कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारी क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो याद रखना है, ये भी आपका जो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस कंसेप्ट है, ये आप हमेशा किस में डील करते हो, रेट लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी डील कराऊंगी आपको। तो रेट लो हमेशा क्या बताता है, कंसंट्रेशन टर्म्स को, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है बच्चों, आपको क्या बताता है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में। और ये जो आपका रेट लो है ना, दैट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ये आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है बच्चों। और आपको पता ही है केमिस्ट्री के अंदर जो चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती है वो यूनिवर्सल रहती है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन आपका थ्योरेटिकली प्रूव्ड है बच्चों। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसको प्रायोरिटी दोगे, तो आपको पता होना चाहिए आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, रेट लो, क्योंकि रेट लो जो है एक्चुअल में रेट ऑफ उस रेट के बारे में बताएगा जो एक्चुअली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
तो रेट लॉ अभी हमने डिस्कस कर लिया, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताई, जो रेट लॉ है एक्चुअल में इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स पे, कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड रहता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रेट लॉ को कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ठीक है, अब आपको ये भी बता दिया मैंने कि ये आपका लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया था। ठीक है, अब बच्चों एक बात सुनिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, अल्फा एंड बीटा इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जब भी आप अल्फा एंड बीटा का सम कर दोगे ना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, ध्यान से सुनना, अल्फा और बीटा का क्या कर दिया जाएगा अगर सम, तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो आपको जस्ट ये बोलना है कि अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो हमें क्या बताएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एक होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक आपकी होती है बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे करते करते बहुत सारे ऑर्डर है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो ओनली 2 ही है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब बच्चों एक बात ये भी आपको रिमेंबर रखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन टर्म। कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे बोल दिया जाए कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इट मींस वो कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। नाम से ही पता चल रही है, मतलब जिसका ऑर्डर क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आता है, सम आपके पास आता है 1, तो आप बोल दोगे कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और अगर अल्फा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल आ जाए, 2, दैट रिप्रेजेंटेड यू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बच्चों बहुत इजी है। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी एक एग्जांपल दो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इजी है, मैं आपको पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी करा चुकी हूँ। जो भी रिएक्शन, ये याद रख लेना, किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में, वो आपकी हमेशा कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात मतलब ऐसे रिमेंबर रख लो कि जहां लाइट की प्रेजेंस दिख जाए वहां हमें कौन सी रिएक्शन बतानी है, बिना कुछ सोचे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं और जो रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमें डिटेल में करना है, लेकिन उसको करने से पहले एक टर्म और समझनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी। अब बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। आप ये बताओ, आपने मान लो एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने 4 रिएक्टेंट्स लिए, ठीक है, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स ले लिए, और आप क्या चाहते हो, प्रोडक्ट बनाना। तो एक बात बताओ बच्चों, जब भी रिएक्शन होती है तो आपको एक चीज पता है क्या, कि रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, है ना। तो अब डिटेल में एक बात बताते हैं आपको। अब जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको एक चीज क्लियर कट पता है कि उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन। तो याद रखना बच्चों, कोलिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। फिजिक्स में भी आप कोलिजन 2 टाइप के पढ़ते हो, वन इज इफेक्टिव कोलिजन, वन इज इनइफेक्टिव कोलिजन। तो याद रखना बच्चों, हमारे लिए मैटर करता है कौन सा कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। इट मींस नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अकर्स बिटवीन एटम्स, आयन,
मॉलिक्यूल, वो तो मैटर करेगा कि आपने लिया क्या है। हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलैरिटी टर्म। मॉलिक्यूलैरिटी मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अकर बिटवीन द एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। किसके एटम, आयन और मॉलिक्यूल? रिएक्टेंट के, जो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज O2F2 किसमें डिसोशिएट हो रहा है? O2 प्लस F2। अगर आपको इस रिएक्शन की ये बोल दे मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो आपको एक बात देखनी है, यहाँ पे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कितना है? ओनली 1। तो आप सिंपल लिख देना कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर। देखो कितना आसान कंसेप्ट है, क्लियर? अगर देखो यहाँ देखो 2HI प्लस HI डिसोशिएट होकर H2 प्लस I2 दे रहे हैं, तो अब देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। तो याद रखना 2 देखते ही आपको बोल देना है कि ये हमारी कैसी रिएक्शन है? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ऐसा कोई भी एग्जांपल आ जाए, मिनिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वही उसकी क्या रिप्रेजेंट कर देती है आपको? मॉलिक्यूलैरिटी। तो रेट लो, लॉ ऑफ मास एक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी हमें क्लियर हो गया। अब बच्चों मैंने आपको रेट लो जब लिखवाया था तो उसमें आपको मैंने ये बताया था A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा और K इज द रेट कांस्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म बोली थी उस टाइम मैंने आपको। तो अब जो मैं टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन ट्रिकी बन जाते हैं, ठीक है? तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए बच्चों कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा रेट होता है, तो मैंने लिख दिया dx/dt। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? कंसंट्रेशन के। अभी उस दिन मैंने आपको क्या बोला था कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन टर्म्स पे। रेट लो भी यही कहता है कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल में रेट जिस पे रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म। और बच्चों देखो ऑर्डर हमें पता नहीं है इस रिएक्शन का क्या है, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप के निकाल सकते हो, हर एक के लिए अलग अलग आता है। तो अभी हमें स्पेसिफाई नहीं, हम ओवरऑल के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टर्म क्या दे दी? n। तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। n या 0, 1, 2, 3 डिपेंड करेगा बच्चों कि आप किस ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हो। तो अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या बनेगा? dx/dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो इसको एक साइड कर देंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? dx/dt मल्टीप्लाई 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n इज इक्वल टू k। क्लियर? अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा इस तरफ लिखूंगी, dx/dt मल्टीप्लाई 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n इज इक्वल टू k। क्लियर? अब देखिए dx/dt क्या थी? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, dx की जगह लिख दिया कंसंट्रेशन और dt की जगह लिख दिया टाइम, क्योंकि ये हमें कंसंट्रेशन बताता है, ये हमें टाइम बताता है। तो मैंने सीधा लिख दिया कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इनटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n इज इक्वल टू k। क्या? अब देखिए बच्चों अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म को नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा? आप बताइए, 1 बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n-1 इज इक्वल टू k। यही बनेगा। अब देखो अगर हम इसको रिवर्स कर दे, रेसिप्रोकल कर दें तो क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम का इनवर्स इज इक्वल टू k। ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। तो आप कंसंट्रेशन की जगह क्या रखोगे? मोल पर लीटर। टाइम की जगह आप रखोगे सेकंड, है ना? ऐसा यूनिट की टर्म में बात की थी। तो आप इसको जैसे कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स इज इक्वल टू k, कंसंट्रेशन की जगह मैंने क्या रख दिया? मोल पर लीटर। 1 माइनस n टाइम की जगह रख दिया पर सेकंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? दिस वन। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, आप किसी भी ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोल दूं आपको 0 ऑर्डर के लिए निकालना है, ठीक है? 0 ऑर्डर के लिए आपको n की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या पुट कर देनी है? 0। तो बताओ क्या बनेगा? मोल
पर लीटर 1 तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू, जैसे अब 0 ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो बताओ क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकेंड इज इक्वल टू के। अब देखो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर सेम रेट की तरह आया, रेट के लिए हमने जब यूनिट निकाली थी तो मोल पर लीटर पर सेकेंड किसके लिए आई है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर ऐसे ही आपको किसके लिए निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1। तो अब बताओ फॉर्मूले में पुट करोगे मोल पर लीटर 1 माइनस n की जगह मैंने पुट कर दिया 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू के। तो आप बताओ क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर, ये 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो पूरी टर्म क्या होगी, ये 0। तो हमारे पास क्या आएगा, पर सेकेंड इज इक्वल टू के। बच्चों एक बात याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर कुछ भी लिखा दे सकते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, जहां पे भी ओनली टाइम के रिस्पेक्ट में दिख रहा है ना, तो वो रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे करके आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल लेना, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लेना। लेकिन बच्चों कई बार है ना आपकी किसकी भी बात आ जाती है, गैसेस की। अगर क्वेश्चन आ जाए गैसेस की टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में नहीं पूछ रहा, गैसेस के लिए पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखिए कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स इज इक्वल टू के। अब की बार गैसेस के लिए अप्लाई करना है, तो गैस के लिए आपको पता है प्रेशर की यूनिट क्या यूज करते हैं, एटीएम, 1 माइनस n टाइम इनवर्स के। ठीक है बच्चों, तो आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, या तो जनरली इसी पे आ जाते हैं, गैसेस के भी बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आते जरूर है, कई बार आ भी सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। अब बच्चों लास्टली आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन आया था, आपके पास एक रिएक्शन थी जिसमें रिएक्शन इस स्पीड से चल रही थी, और ये बोला था कि रिएक्शन को देख के ये बताओ कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। तो बच्चे इसको कैलकुलेट करने लगे, फॉर्मूला लगाने लगे। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मिल गया आपको हिंट, तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड दिख जाए तो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी कंसेप्ट था आज का हमारा। तो होपफुली आज आपको रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, यूनिट निकालनी, यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको जरूर करके देख लेना, और आपकी कोई भी क्वेरी हो मैसेज ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरीज ली भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे भी होप यही है कि आप इसको देख के जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पूरा सॉल्यूशन आपके पास सेंड करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।